नमस्कार। आज का अपना विषय है राजस्थान के दुर्ग। दुर्गों को शुक्र नीतिसार में 9 भागों में बांटा गया है। किले को 9 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो पहले राजस्थान के जो जितने भी दुर्ग हैं उनको एक बार डिवाइड कर देते हैं कि राजस्थान के कौन से किले किस भाग में आएंगे। तो शुक्र नीतिसार में जो वर्णित हैं उन किलों को अपन एक एक कर पहले देखेंगे कि कितने जो 9 भाग हैं, 9 भाग कौन कौन से हैं। तो दुर्गों को जो शुक्र नीतिसार के अनुसार किले को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एरण दुर्ग। ऐसे किले जिसके चारों ओर खाई, पत्थर और कांटों से जिसका रास्ता दुर्गम हो, वो एरण दुर्ग कहलाएंगे। फिर है दूसरे प्रकार का दुर्ग पारीख दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जिस किले के चारों ओर खाई बनी हुई हो, उन किलों को कहेंगे पारीख दुर्ग। उसके बाद तीसरा दुर्ग है पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग वे किले जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से चारों ओर दीवारें बनी हुई हो, बड़ी बड़ी विशाल दीवारों से जो किला घिरा हुआ हो, उस किले को कहेंगे पारीद दुर्ग। चौथे प्रकार का दुर्ग आ जाएगा वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह हो, उसे कहेंगे वन दुर्ग। फिर पांचवा धनव दुर्ग। ऐसे किले जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग धनव दुर्ग कहलाएगा। धनव दुर्ग के बाद अपन छठा दुर्ग लेंगे जल दुर्ग। ऐसा किला जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, उसे कहेंगे जल दुर्ग। उसके बाद गिरि दुर्ग। ऐसा किला जो एकांत में पहाड़ी पर स्थित हो, उस किले को कहेंगे अपन गिरि दुर्ग। और फिर 8वां किला आ जाएगा सैन्य दुर्ग। किले का 8वां प्रकार है, या शुक्र नीतिसार में जो दुर्गों का विभाजन किया गया है उसमें 8वें प्रकार का दुर्ग बताया गया है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो व्यूह रचना में चतुर्वीरों द्वारा, ऐसा दुर्ग जो व्यूह रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से अभेद हो, उस किले को कहेंगे सैन्य दुर्ग। यानी जो अभेद किला हो उसे कहेंगे सैन्य दुर्ग, और सैनिकों की वजह से अभेद हो। उसके बाद 9वां और अंतिम है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो सूरों और इसके साथ साथ सदा अनुकूल रहने वाले बांधवों द्वारा, ऐसा दुर्ग जो सूरों और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग जिसमें रहते हो, वो कहलाएगा सहाय दुर्ग। शुक्र नीतिसार में ये 9 प्रकार के दुर्ग दिए हुए हैं। इन 9 प्रकार के दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है सैन्य दुर्ग को। एक बार पुनः देखेंगे अपन इन दुर्गों को। एरण दुर्ग जिसमें चारों ओर खाई, पत्थर और कांटे हो। पारीख दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। पारीद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवारें हो। वन दुर्ग जिसके चारों ओर वृक्ष या वृक्षों का समूह हो, कांटेदार वृक्षों का समूह हो। तो 9 प्रकार के दुर्ग हैं, और इन 9 प्रकार के दुर्ग में शुक्र नीतिसार में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है उसका नाम है सैन्य दुर्ग। तो आइए राजस्थान के दुर्गों को एक एक कर अपन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर जिसे कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख किला चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। चित्तौड़ के किले को कहते हैं राजस्थान का गौरव। दूसरी इसकी विशेषता है किलों का सिरमौर।
चित्तौड़ का किला एक बहुत ही विशाल दुर्ग है। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, साथ ही साथ किलों का सिरमौर। और इसके साथ ही एक जो किला है गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लेंगे अपन, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 850 फीट। चित्तौड़ के किले की समुद्र तल से ऊंचाई 850 फीट है। और इस किले की लंबाई लगभग है 8 किलोमीटर। और जो किले की चौड़ाई है लगभग 2 किलोमीटर इस किले की चौड़ाई है। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ का नाम है, श्यामल दास जी ने लिखा था। वीर विनोद के अनुसार, यहाँ श्यामल दास जी के अनुसार इस किले का जो निर्माता है वो है चित्रांग मौर्य। श्यामल दास जी के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, तथा उसने इस अपने नाम पर इसका नाम रखा था चित्रकोट। धीरे धीरे चित्रकोट का ही अपभ्रंश होते होते चित्तौड़ बन गया। 7वां पॉइंट है, प्रवेश के 7 द्वार हैं। चित्तौड़ के किले में प्रवेश के 7 द्वार बने हुए हैं। और चित्तौड़ का किला मैसा के पठार पर है। चित्तौड़ का किला मैसा के पठार पर बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ इस किले की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा आवासीय किला है, दूसरा नंबर लगता है जैसलमेर का, प्रथम नंबर पर है चित्तौड़ का किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग। उसके बाद देखेंगे इस किले के अंदर का स्थापत्य, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं इस किले के अंदर, कौन कौन से मंदिर हैं। तो स्थापत्य में प्रमुखतः देख लेते हैं तुलजा भवानी का मंदिर, माँ तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, और इसके साथ ही मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ यहीं पे बना हुआ है। समिद्धेश्वर का मंदिर यहीं पे बना हुआ है। और रानी पद्मिनी का महल भी इसी के अंदर बना हुआ है। इसके साथ ही नवलखा भंडार भी यहीं बना हुआ है। और कुंभ स्वामी का मंदिर भी यहीं बना हुआ है। तो ये प्रमुख इसके स्थापत्य थे। यहाँ पर 3 प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध 3 साके हुए। चित्तौड़ के तीनों ही साके बहुत ही फेमस हैं। पहला साका हुआ था 1303 में। चित्तौड़ में पहला साका हुआ था 1303 में। दूसरा साका हुआ 1534 में। और तीसरा हुआ 1568। पहला साका 1303, सबको इस घटना का पता है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। और उस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। 1534 जौहर हुआ था रानी कर्मावती के नेतृत्व में। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था और आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक थे। 1568 में जो जौहर हुआ था वो हुआ था जयमल व पत्ता की पत्नियों के नेतृत्व में। जयमल व पत्ता की पत्नियों के नेतृत्व में जौहर हुआ था और आक्रमण किया था अकबर की सेना ने। अकबर ने आक्रमण किया था। तो ये इतिहास प्रसिद्ध चित्तौड़ के 3 प्रमुख साके हैं। पहला साका 1303 में, दूसरा साका 1534 ईस्वी में और तीसरा साका 1568 ईस्वी में। प्रथम साका रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था और द्वितीय शाखा रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था और तृतीय शाखा जयमल और पत्ता की पत्नियों के नेतृत्व में हुआ था। अब आगे लेते हैं अपन अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
अचलगढ़ सिरोही में अचलगढ़ का किला। आबू से 13 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर आबू से। आबू से 13 किलोमीटर की दूरी पर है अचलगढ़। और यहाँ पर जो आबू का किला था, आबू के किले का निर्माण परमारों ने करवाया था। आबू के किले का निर्माण परमारों ने करवाया और परमारों द्वारा निर्मित इसी आबू के किले पर, परमारों द्वारा निर्मित इसी आबू के किले के भग्नावशेषों पर या ध्वंसावशेषों पर महाराणा कुंभा ने 1452 में अचलगढ़ का किला बनाया। जो आबू का किला बना हुआ था वो बिखर चुका था, पुराना पड़ चुका था, तो उसके जो भग्नावशेष थे, परमारों द्वारा निर्मित आबू के किले के जो भग्नावशेष थे, उस भग्नावशेषों पर महाराणा कुंभा ने 1452 में अचलगढ़ में अचलगढ़ का किला, या ऐसे कह सकते हैं आबू का किला बनवाया। इस किले को बनाने के उद्देश्य क्या थे? देखिए, जो राजस्थान का मानचित्र है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ नॉर्मली। यहाँ पे सिरोही पड़ता है और इधर आता है गुजरात, इधर ये चित्तौड़ का भाग ले लेते हैं अपन। इस चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए गुजरात हमेशा सिरोही से होकर ही आक्रमण करता था, यही रास्ता था। तो मेवाड़ पे अधिकार करने से पहले उसे सिरोही पे अधिकार करना था, तो इस गुजरात की सेना से या गुजरात के संभावित आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अचलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, गुजरात के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। इसमें प्रवेश के लिए 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं, 2 बाह्य प्रवेश द्वार जिनके नाम हैं, भाई पहले किसको याद करेंगे? गणेश जी को याद करेंगे, तो गणेश पोल। और उसके बाद हनुमान जी को याद करेंगे, तो पहले पोल 2 प्रवेश द्वार हैं, पहला है गणेश पोल और दूसरा है हनुमान पोल। और इसके अलावा 2 अन्य द्वार भी हैं, 2 अन्य द्वार हैं, उन द्वारों के नाम हैं, एक तो है भैरव पोल। ये जो बाह्य प्रवेश द्वार हैं वो अंदर घुसने के हैं, और उसके बाद जो बाद वाले जो पोल हैं, जैसे भैरव पोल और चंपा पोल, ये दोनों ही पोल के अंदर जैसे ही घुसेंगे तो उसके बाद किले के अंदर का सारा ही दृश्य अपने को दिखाई देता है। इन्हें आंतरिक द्वार भी कह सकते हैं, अंदर वाले अंतः द्वार भी अपन कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ का स्थापत्य, अचलगढ़ के किले का स्थापत्य। अचलगढ़ सिरोही, इसके किले के अंदर एक तो ओखा रानी का महल बना हुआ है, ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल। इसके अलावा कुंभा ने यहाँ पर कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था, कुंभ स्वामी का मंदिर। चित्तौड़ के किले में है वो है कुंभ श्याम का मंदिर, और अचलगढ़ के किले में कुंभा ने कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया था। कुंभलगढ़ के किले में भी कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया था, इसलिए याद रखना, चित्तौड़ के किले में कुंभ श्याम का मंदिर, अचलगढ़ में कुंभा ने कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया था, और इसके साथ ही साथ कुंभलगढ़ के किले के अंदर भी कुंभ स्वामी का मंदिर कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा यहाँ 2 जैन मंदिर भी हैं, एक तो है ऋषभ देव का और एक है पार्श्वनाथ का। इस किले के अंदर ही 2 जैन मंदिर हैं, एक ऋषभनाथ का जैन मंदिर और दूसरा है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। इसके अलावा परमारों ने यहाँ पर खतरे की सूचना देने वाले कुछ बुर्जों का निर्माण करवाया था, उसके भी भग्नावशेष हैं। इसके अलावा सावन भादो झील भी हैं इसके अंदर। धन्यवाद। आगे